आइए सीधे इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। कल्पना कीजिए, अप्रैल 2026 का समय है। एक शानदार क्रूज शिप अर्जेंटीना से अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर यह एक तैरते हुए दुष्स्वप्न में बदल जाता है, जिसे लोग घोस्ट क्रूज शिप कहने लगते हैं। एक के बाद एक यात्री अचानक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ते हैं और फिर मौत का शिकार होने लगते हैं। शुरुआत में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी अदृश्य कातिल को डिकोड करने वाले हैं जिसने इस जहाज पर तबाही मचाई थी, एंडीज हंता वायरस। हम इसके पीछे के विज्ञान, इतिहास और सबसे जरूरी इससे बचाव के तरीकों को तथ्यों के आधार पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं, जल्दी से उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रूज शिप के उस रहस्य को समझेंगे। फिर इस वायरस के 2 अलग अलग सिंड्रोम पर बात करेंगे। उसके बाद इतिहास के पन्नों को पलटकर इसके पुराने प्रकोपों को देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये आम फ्लू से कैसे अलग है, सर्वाइवर्स की रिकवरी का सफर कैसा होता है, और अंत में जानेंगे कि चूहों के इस खतरे से खुद को कैसे बचाया जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, क्रूज शिप का रहस्य। घटनाओं का ये सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 1 अप्रैल को जहाज अर्जेंटीना के ऊशवाया से निकलता है। यात्रा शुरू ही हुई थी कि कुछ दिन बाद एक 70 वर्षीय डच यात्री बुरी तरह बीमार पड़ गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। ये व्यक्ति जहाज पर चढ़ने से पहले एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था, और वो टूर कहाँ था? एक लैंडफिल यानी कूड़ा डंप करने वाले इलाके में, जहाँ चूहों की भरमार थी। 11 अप्रैल को उस यात्री की दुखद मौत हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जहाज के अन्य यात्री भी बीमार पड़ने लगते हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 2 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इस प्रकोप की आधिकारिक सूचना दी गई, और आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद 10 मई को स्पेन ने इस जहाज को टेनेरिफ द्वीप पर रुकने की इजाजत दी। 42 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही अहम और डरावना आंकड़ा है। दरअसल WHO ने जहाज के उन सभी लोगों के लिए जो संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आए थे, 42 दिन के क्वारंटीन की सिफारिश की थी। लेकिन 42 दिन ही क्यों? क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी शरीर में वायरस जाने और लक्षण दिखने के बीच का समय 4 से लेकर 42 दिन तक का हो सकता है। जरा सोचिए, ये कितना लंबा और तनावपूर्ण समय है। संक्रमित व्यक्ति को हफ्तों तक पता ही नहीं होता कि उसके अंदर एक जानलेवा वायरस पनप रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, 2 सिंड्रोम की कहानी। देखिए, हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि ये एक पूरा परिवार है, और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है। इसे हम मुख्य रूप से 2 सिंड्रोम में बांट सकते हैं। पहला है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये सीधे गुर्दों यानी किडनी पर हमला करता है, जिससे शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और दूसरा है HPS, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। ये सिंड्रोम सीधे इंसान के फेफड़ों पर वार करता है। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। क्रूज शिप पर तबाही मचाने वाला वायरस कोई साधारण हंता वायरस नहीं था, ये था एंडीज स्ट्रेन। और ये इतना खौफनाक क्यों है? क्योंकि पूरे हंता वायरस परिवार में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि ये कोविड की तरह हवा में नहीं तैरता, लेकिन शारीरिक तरल पदार्थों या बहुत करीबी संपर्क के कारण ये एक व्यक्ति से दूसरे में जरूर जा सकता है। अब क्रूज शिप जैसी बंद और सीमित जगह में तो ये क्षमता सच में विनाशकारी साबित हुई। और यही बात चिकित्सा जगत की रातों की नींद उड़ा देती है। अमेरिका में HPS सिंड्रोम का मृत्यु दर लगभग 50% तक हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। और स्थिति को और भी गंभीर क्या बनाता है? इसके लिए कोई भी प्रमाणित वैक्सीन या सीधा एंटीवायरल इलाज आज तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स केवल सपोर्टिव केयर के सहारे ही मरीज की जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं और समझते हैं इसके ऐतिहासिक प्रकोपों को। इस वायरस का इतिहास भी काफी हैरान करने वाला है। इसका पहला सबसे बड़ा और दर्ज किया गया प्रकोप 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान सामने आया था। अचानक से 3000 से ज्यादा अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक एक बिल्कुल अज्ञात बीमारी का शिकार हो गए। इसमें किडनी फेल होने की वजह से 15% सैनिकों की मौत हो गई थी। लगभग 30 साल बाद जाकर डॉक्टर हो वांग ली ने इस वायरस की पहचान की।
और चूंकि ये कोरिया के हंतान नदी के पास मिला था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, हंता वायरस। आज के समय में जब क्रूज शिप जैसी कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। दक्षिण अफ्रीका का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज यानी NICD जैसी संस्थाएं तुरंत एक्शन में आ जाती हैं। वे आधुनिक जीनोमिक सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसी तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने ये पुख्ता किया था कि क्रूज शिप पर फैला वो वायरस एंडीज स्ट्रेन ही था, जिसका सीधा संबंध अर्जेंटीना के चूहों से था। ये वायरस और प्रकृति आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए 1993 के अमेरिका के नावाहो प्रकोप को देखते हैं। वहां हुआ क्या था? अल नीनो मौसम के कारण भारी बारिश हुई। इस बारिश से जंगलों में चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो गई। अब चिलगोजे चूहों का सबसे पसंदीदा खाना है। खाना बेहिसाब बढ़ा तो चूहों की आबादी में भी सचमुच विस्फोट हो गया। और नियम सीधा है, जितने ज्यादा चूहे, इंसानों में वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा। ये साफ दिखाता है कि पर्यावरण में होने वाले बदलाव कैसे सीधे तौर पर नई बीमारियों को दावत दे सकते हैं। क्रूज शिप की इस भयावह घटना के बाद एक सवाल है जो हर जगह गूंज रहा है। जब कोई जानलेवा वायरस इस तरह इंसान से इंसान में फैलने लगे तो क्या ये हमारी अगली वैश्विक महामारी बन सकता है? डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन तथ्यों पर गौर करें तो राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का साफ कहना है कि इससे वैश्विक महामारी का खतरा कम है। इसके पीछे जीव विज्ञान की कुछ अहम सीमाएं हैं। पहली बात, ये वायरस कोविड की तरह हवा के जरिए नहीं फैलता। दूसरी बात, इसके फैलने का जो समय है यानी ट्रांसमिशन विंडो वो बहुत ही छोटी है। लक्षण दिखने के शुरुआती दौर में बस 1 दिन। इसके संक्रमण के लिए संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही कमरे में बहुत लंबे समय तक रहना या शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आना जरूरी होता है। आइए अब चौथे भाग पर बात करते हैं, हंता वायरस बनाम फ्लू। ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हंता वायरस के शुरुआती लक्षण बिल्कुल किसी आम फ्लू की तरह ही लगते हैं, वही बुखार और थकान। लेकिन एक बहुत बड़ा और अहम फर्क है जिसे डॉक्टर हमेशा नोटिस करते हैं। हंता वायरस में आमतौर पर नाक बहना या छींकना नहीं होता। इसके बजाय जांघों, कूल्हों और पीठ की बड़ी मांसपेशियों में बेहद तेज और असहनीय दर्द होता है। जहां आम फ्लू में इंसान कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक होने लगता है, वहीं हंता वायरस में हालत अचानक और बहुत तेजी से बिगड़ती है। इस बीमारी का जो क्लिनिकल कोर्स है ना, वो सच में डराने वाला है। शुरुआत में लगता है कि सिर्फ तेज बुखार है, लेकिन फिर अचानक से मरीज कार्डियोपल्मोनरी चरण में पहुंच जाता है। यही वो खतरनाक स्टेज है जहां वायरस रक्त वाहिकाओं को डैमेज करता है और फेफड़ों में बहुत ही तेजी से तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरने लगता है। मरीज को अचानक ऐसा लगता है जैसे वो बिना पानी के डूब रहा हो और उसे सांस लेने में भयानक तकलीफ होने लगती है। यही वो समय है जब जान जाने का सबसे ज्यादा जोखिम होता है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, रिकवरी का लंबा सफर। जो लोग इस शुरुआती जानलेवा हमले से बच जाते हैं, उनके लिए भी ये जंग यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर डायन गोड की एक 5 साल लंबी चली स्टडी से बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हंता वायरस के सर्वाइवर्स को कई सालों तक लगातार थकान और सांस फूलने की शिकायत रहती है। और तो और संक्रमण के 1 साल बाद प्रोटीन्यूरिया जैसी किडनी की गंभीर समस्याएं भी विकसित होने लगती हैं। इसका मतलब है कि ये बीमारी सिर्फ फेफड़ों पर ही नहीं, बल्कि शरीर के दूसरे अहम अंगों पर भी लंबे समय तक अपना असर छोड़ती है। इसी स्टडी का एक और आंकड़ा देखिए जो वाकई परेशान करने वाला है। लगभग 79% सर्वाइवर्स में बीमारी खत्म होने के कई सालों बाद भी छोटी सांस की नलियों में हवा के बहाव में कमी देखी गई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस वायरस से लड़ने के बाद शरीर शायद पूरी तरह से कभी भी अपनी पुरानी 100% स्वस्थ अवस्था में नहीं लौट पाता। और अब हमारे आखिरी और छठे भाग पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, चूहों के खतरे को मिटाना। अगर आपके घर, गोदाम या गैरेज जैसी किसी बंद जगह में चूहों का मल या मूत्र दिखे तो एक सबसे बड़ा और सुनहरा नियम हमेशा याद रखें। कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, उसे साफ करने के लिए झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल ना करें। होता क्या है कि ऐसा करने से वायरस के छोटे छोटे कण हवा में उड़ने लगते हैं और जब कोई वहां सांस लेता है तो ये सीधे उसके फेफड़ों में चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग अनजाने में इसी तरह सफाई करते वक्त ही इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके लिए CDC
यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। सबसे पहले सफाई शुरू करने से पहले ही खिड़की दरवाजे खोल दें और कम से कम 30 मिनट तक ताज़ी हवा अंदर आने दें। उसके बाद हाथों में रबर के दस्ताने पहनें और चूहों के मलमूत्र पर ब्लीच सॉल्यूशन का अच्छे से छिड़काव करें। इसे तुरंत ना पोंछें, बल्कि 5 मिनट तक ऐसे ही भीगने दें ताकि वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाए। और अंत में इसे झाड़ू के बजाय पेपर टॉवल से पोंछकर सीधे एक बंद कूड़ेदान में फेंक दें। तो आज के इस विश्लेषण में हमने क्रूज शिप के एक भयानक प्रकोप से लेकर इस वायरस के खौफनाक इतिहास और इससे बचने के तरीकों तक का पूरा सफर तय किया। अल नीनो जैसे बदलते जलवायु पैटर्न और इंसानों का जंगलों की तरफ लगातार बढ़ता दायरा अब जानवरों और हमारे बीच की दूरी को खत्म कर रहा है। हंता वायरस कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से यही था, बस अब हमारा इससे सामना ज्यादा हो रहा है। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी दुनिया वास्तव में प्रकृति के ऐसे खामोश खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? सही जानकारी और सतर्कता ही हमारे बचाव का सबसे मजबूत हथियार है।